हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले सार्वजनिक व्यय का अर्थ एवं वर्गीकरण की व्याख्या करें। और पेपर 13 सेमेस्टर 6 का है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुके हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से PDF भी पा सकते हैं, या बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वहाँ सारा यूट्यूब वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्वजनिक व्यय का अर्थ एवं वर्गीकरण की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। आइए आंसर को समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। सार्वजनिक सत्ताधारियों अथवा लोक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। मतलब सार्वजनिक से स्पष्ट हो जाता है कि सत्ताधारी अथवा लोक अधिकारी, या बोल सकते राज्य या केंद्र सरकार द्वारा या समाज के द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। स्पष्ट है यहाँ तक। लोक अधिकारियों के अंतर्गत केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकार का समावेश किया जाता है। अब लोक अधिकारियों के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार हो गया और स्थानीय सरकार का एक समावेश किया जाता है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा व्यय 2 उद्देश्यों से किए जाते हैं, या तो नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अथवा आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए। सार्वजनिक व्यय है जो 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। एक तरफ तो नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अथवा दूसरा है आर्थिक एवं सामूहिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए। अब इसका प्रभाव देखते हैं, क्या क्या प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के सभी देशों में सार्वजनिक व्यय का आकार तेजी से बढ़ रहा है। कल्याणकारी कार्यों का विस्तार एवं अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप नीति अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक व्यय का आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक व्यय का अभिप्राय क्या है कि देश के नागरिकों की रक्षा करने हेतु अथवा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि हेतु किए जाने वाला व्यय, इसे ही कहा जाता है सार्वजनिक व्यय। तो इसका हम दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय का किसी सरकार अथवा देश में आंतरिक शांति को बनाए रखने, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, विदेशों से सद्भावना पूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए तथा राज्य कार्य से सफल संचालन एवं अन्य वांछित कार्यों को पूरा करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है आपको सार्वजनिक व्यय कहते हैं। इसको इतना ही तक लिखना है। आइए अब देखते हैं सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से समझाने का, अर्थशास्त्रियों ने समझाने का प्रयास किया है। यह है, उन्होंने लाभ के आधार पर लोक व्यय को 4 भागों में बांटा गया है। इसके द्वारा, तो यहाँ एक लाइन छूट गया है, कोल्हन व प्लेहन का वर्गीकरण। ये जो है कोल्हन और प्लेहन के द्वारा इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है क नंबर में विशेष वर्ग को लाभ। इस प्रकार का व्यय समाज के कुछ विशेष वर्गों के लिए किया जाता है और फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण समाज लाभान्वित होता है, जैसे पेंशन, बीमा, वृद्धा पेंशन etc। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने 4 वर्गों में बांटने का प्रयास किया लाभ के आधार पर कि विशिष्ट व्यक्तियों का लाभ। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ, इसके बारे में विवरण है कि इस प्रकार के व्यय जिनसे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही लाभ होता है, इस वर्ग में सरकारी उद्योग पर किए जाने वाले व्यय रखा जाता है।
लाभ के आधार पर खर्च किए जाते हैं, लाभ के आधार पर इसे 4 वर्ग में बांटा गया। पहला बताया आपको विशेष वर्ग को लाभ, दूसरा है विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ, इस प्रकार के व्यय जिनसे कुछ विशिष्ट उद्योगों को ही लाभ होता है, जैसे इस वर्ग में सरकारी उद्योग पर किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि समाज को लाभ। समाज को लाभ, इसमें उन व्यय को सम्मिलित किया जाता है, इसके अंतर्गत वे खर्च को सम्मिलित किए जाते हैं जिससे संपूर्ण समाज लाभान्वित होता है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, etc। चौथा पॉइंट है घ नंबर मिश्रित लाभ। इस प्रकार के व्यय जिनसे कुछ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या संपूर्ण समाज को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, जैसे न्याय हो गया, व्यवस्था हो गया, पुलिस आदि पर जो किए जाने वाले खर्च, ये सभी शामिल है। अब दूसरे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने सार्वजनिक व्यय को बांटने का प्रयास किया है, वो है प्रोफेसर निकलस का वर्गीकरण। इन्होंने सार्वजनिक व्यय को 4 भागों में बांटा है। पहला है पर्याप्त आय वाले व्यय, ये व्यय जिनसे सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त होती है, जैसे रेल, डाक आदि पर व्यय। ख नंबर में प्रोच्छ लाभ मतलब इसके अंतर्गत वे व्यय जिनसे सरकार को परोक्ष लाभ मिलता है, जैसे न्यायालय, सड़क, सशुल्क शिक्षा, etc। तीसरा है अलाभकार व्यय, इस पर किए जाने वाले खर्च। इस प्रकार के व्यय से ना तो प्रत्यक्ष और ना ही परोक्ष लाभ प्राप्त होता है, जैसे निर्धनों की सहायता। अगर इसमें सरकार को कोई हेल्प करती है, इससे सरकार को कोई लाभ नहीं मिलता है। युद्ध आदि पर किए गया व्यय। चौथा पॉइंट आंशिक प्रत्यक्ष लाभ। इन व्यय में वे प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं जिनसे सरकार को आंशिक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर एडम का वर्गीकरण। प्रोफेसर एडम ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। एडम स्मिथ ने भी वर्गीकरण सार्वजनिक व्यय को बांटने का प्रयास किया है। इनमें से पहला है सुरक्षा व्यय, मतलब सुरक्षा पर किए जाने वाले व्यय। सुरक्षा व्यय में उन व्यय को सम्मिलित किया जाता है जो देश की आंतरिक अशांति एवं बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है, जैसे हो गया पुलिस, सेना, जेल, इन पर किए जाने वाले खर्च को सुरक्षा व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। ये इन्होंने एडम स्मिथ का ये पहला है। दूसरा ये देखते हैं, एडम स्मिथ का दूसरा कथन है व्यवसायिक पर किए जाने वाले व्यय। जो व्यय सरकार एवं व्यवसायिक के रूप में सरकारी उद्योगों के संचालन के लिए करते हैं उसे व्यवसायिक व्यय के कहा जाता है, जैसे रेल, डाक आदि पर किए जाने वाले खर्च इन्होंने व्यवसायिक व्यय के अंतर्गत रखा है। एडम स्मिथ द्वारा तीसरा पॉइंट सार्वजनिक व्यय का विकास पर किए जाने वाले व्यय, इस लिख सकते हैं विकास व्यय। जो व्यय सरकार समाज के विकास के लिए करती है उसे विकासात्मक व्यय कहा जाता है, जैसे शिक्षा, मनोरंजन आदि पर किया गया व्यय। मतलब सरकार जो खर्च समाज के विकास के लिए करती है उसे विकासात्मक व्यय कहा जाता है, जैसे शिक्षा पर हो गया, मनोरंजन पर हो गया, आदि पर किए जाने वाले स्वास्थ्य सुविधा, ये सभी विकास पर व्यय आ गया। चौथा इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर मिल का वर्गीकरण। मिल ने सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा है। सार्वजनिक व्यय को मिल ने 2 भागों में बांटा है। तो पहला अनिवार्य व्यय। अनिवार्य व्यय के अंतर्गत इस वर्ग में उन व्ययों को रखा जाता है जिनको करने के लिए सरकार कानूनी रूप से बाध्य है, जैसे सुरक्षा, न्याय आदि पर व्यय। ये सभी अनिवार्य व्यय के अंतर्गत आते हैं प्रोफेसर मिल का वर्गीकरण में। दूसरा है ऐच्छिक व्यय। इसमें वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनको करना सरकार को इच्छा पर निर्भर होता है, जैसे हो गया लोक हो गया, उद्योगों पर किया जाने वाला खर्च। ये सभी सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार खर्च करती है नहीं करती है, इसलिए इसे ऐच्छिक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवा इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर रोस्टर का वर्गीकरण। प्रोफेसर रोस्टर ने आवश्यक के आधार पर लाभदायक एवं अनावश्यक व्यय के आधार पर सार्वजनिक व्यय को 3 वर्गों में विभाजित किया है।
बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने अलग ढंग से सार्वजनिक व्यय को बांटने का प्रयास किया है। इनमें से है प्रोफेसर रोस्टर का वर्गीकरण। आइए देखते हैं आवश्यक व्यय के आधार पर। इस प्रकार के व्यय को सरकार को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। जैसे हो गया शांति और सुरक्षा के लिए किया गया व्यय, बिल्कुल सरकार अपने देश और राज्य में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए खर्च करती है, उसे आवश्यक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है लाभदायक व्यय। इस प्रकार के व्यय जनता के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च हो गया, बीमारी पर या इत्यादि सभी पर किए जाने वाले खर्च है जो कि जनता के लिए होता है। तीसरा है आवश्यक व्यय। इसमें उन व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें करना आवश्यक नहीं होता है, जैसे सजावटी पर व्यय। ये सब सरकारी अपनी खर्चा खुद बचा सकती है या उपयोग में ला सकती है, इसलिए इसे अनावश्यक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। सिक्स इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर फिंडले सिराज का वर्गीकरण। फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा है। प्राथमिक व्यय के अंतर्गत वे व्यय आते हैं जैसे समस्त व्ययों को देश में शांति एवं सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए जाते हैं, जैसे सुरक्षा हो गया, कानून आदि पर किए जाने वाले खर्च जो प्राथमिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। किनके अनुसार? प्रोफेसर फिंडले सिराज के अनुसार। दूसरा है गौण व्यय। इन व्ययों में समाज की उन्नति से संबंधित व्यय सम्मिलित होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किए जाने वाला व्यय या जिसको बोल सकते हैं खर्च। सातवां इकोनॉमिस्ट है डाल्टन का वर्गीकरण। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने भी 3 वर्गों में बांटने का प्रयास किया है, जिनमें से पहला प्रशासन व्यय। प्रशासन, इस प्रकार के व्यय में नागरिक प्रशासन संबंधी व्यय को सम्मिलित किया जाता है, जैसे मंत्रिमंडल, विधानमंडल पर किए जाने वाले खर्च को प्रशासन व्यय के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है न्यायपर व्यय। वे व्यय जो न्याय से संबंधित होते हैं उनमें इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा। जो खर्च सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा आदि पर किए जाते हैं उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। किसके अंदर? सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत। इन्होंने डाल्टन का वर्गीकरण का तीसरा पॉइंट है। आइए अब देखते हैं सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। इसके कुछ सिद्धांत हैं जिन्होंने बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग सिद्धांत भी दिए हैं, आइए उनको देखते हैं। सार्वजनिक व्यय का पहला सिद्धांत यह है कि व्यय का उद्देश्य होता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ होना चाहिए। ये सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है कि पहला सिद्धांत है कि जो भी खर्च का उद्देश्य होता है वो अधिकतम सामाजिक लाभ होना चाहिए। प्रोफेसर फिंडले सिराज के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर लोक व्यय इस ढंग से किया जाना चाहिए कि समाज को महत्वपूर्ण लाभ हो, जिससे क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होगा, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा होगा, आंतरिक व्यवस्था बनी रहे तथा आर्थिक असमानताएं कम हो। ये फिंडले सिराज के अनुसार का एक कथन है। दूसरा है लोच का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय का दूसरा सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि सार्वजनिक व्यय में यह गुण होना चाहिए कि उसे आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके, किंतु जहाँ तक व्यय को घटाने का प्रश्न है यह उलझनपूर्ण विषय है, क्योंकि साधारण तौर पर इसका विरोध का प्रश्न है, जिससे कि कर्मचारियों का वेतन कम नहीं किया जा सकता है, कल्याणकारी एवं विकास मदों पर व्यय की कटौती नहीं की जा सकती। फिर भी सार्वजनिक व्यय में कुछ न कुछ मात्रा में लोच रहनी चाहिए। ये 2 पॉइंट है सार्वजनिक व्यय का दूसरा सिद्धांत। थैंक यू आज के लिए।